everyone. So in today's video, I'm going to start chapter number 1, computer system, and I have started the series of 11th IEP CBSE के अंडर जो आपका सिलेबस मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था. इसका चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर सिस्टम मैं आज शुरू कर रही हूँ और आज की वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर वो है CPU, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस. सो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है और उसके बाद हम ये 3 टॉपिक्स को आज की वीडियो में कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम कि कंप्यूटर सिस्टम है क्या. जो कंप्यूटर हम देखते आ रहे हैं उस कंप्यूटर के बारे में हमें कितना पता है उसके बारे में और नॉलेज लेने के लिए हम इस चैप्टर को रीड कर रहे हैं. तो सबसे पहले लिखा है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन बी प्रोग्राम्ड टू एक्सेप्ट द डेटा एज इनपुट एंड प्रोसेस इट एंड जनरेट रिजल्ट एज आउटपुट. कि कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके अंदर हम डेटा को इंसर्ट करते हैं. तो जो भी डेटा आप इंसर्ट करते हो उसको हम बोलेंगे कि हमने डेटा को इनपुट किया है और फिर उसके बाद डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है कंप्यूटर और प्रोसेसिंग करने के बाद आपको इंफॉर्मेशन रिटर्न करता है, आंसर रिटर्न करता है जिसको हम बोलते हैं आउटपुट. A computer along with additional hardware and software together is called a computer system. जब आप कंप्यूटर के साथ और एक्स्ट्रा डिवाइसेस को ऐड कर देते हो, कंप्यूटर का जो मेन वर्किंग जो हैंडल करता है वो कौन करता है? सीपीयू हैंडल करता है. पर कंप्यूटर के अंदर के आंसर को, जो आंसर हमारे पास जनरेट होता है उसको देखने के लिए मॉनिटर इज रिस्पॉन्सिबल. सो हमें कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, इसके अलावा और भी अगर हमें डिवाइसेस ऐड करने हैं और भी अगर सॉफ्टवेयर ऐड करने हैं तो हम अपने सिस्टम पे ऐड करते हैं. तो इन सब के कॉम्बिनेशन को कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है. Next is a computer system primarily comprises of a central processing unit, memory, input output devices and storage devices. कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और जिनकी हेल्प से ही एक कंप्यूटर सिस्टम कंप्लीट कहलाता है. सो सबसे पहला यूनिट जो है वो दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम सीपीयू भी बोलते हैं. उसके बाद कंप्यूटर के अंदर मेमोरी होनी चाहिए. मेमोरी का पोर्शन अभी हमने स्टार्ट नहीं किया बट मेमोरी भी इसके अंदर हम पढ़ेंगे, रैम और रोम के बारे में पढ़ेंगे. उसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बिना हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को चला नहीं सकते हैं. उसके बाद जो भी डेटा आप जनरेट करते हो या आप क्रिएट करते हो उसको आपको कहीं ना कहीं स्टोर भी करवाना है आपकी इन्फॉर्मेशन को. तो उसको स्टोर करने के लिए भी हमें स्टोरेज डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है. तो ये सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन से एक कंप्यूटर सिस्टम कंप्लीट होता है. Next is all these components function together as a single unit to deliver the desired output. ये सारी चीजें आपस में मिलकर हमें हमारी desired output return करती है. नेक्स्ट इज ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में बनाने के लिए भी आ जाती है और कई बार वाइवा में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन दिस ब्लॉक डायग्राम. सो ब्लॉक डायग्राम के अंदर एक्चुअली हमें ये पता होना चाहिए कि हम जिस तरह से अपने सिस्टम को देख रहे हैं तो उस सिस्टम को हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट जो दिखा रखा है दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज सीपीयू. और सीपीयू को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. सीपीयू के अंदर उसकी इंटरनल मेमोरी भी होती है, कंट्रोल यूनिट भी होता है जो पूरे ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, एएलयू यूनिट भी होता है जो सारे की सारी कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, और जो भी सीपीयू के साथ लिंक्ड चीजें होती हैं कौन कौन सी होती है दैट इज इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस. इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस की हेल्प से ही सीपीयू अच्छे से परफॉर्म कर पाता है और जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हो अगर आपको उन्हें कहीं सेव करना है तो उसके लिए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस भी रिक्वायर्ड होते हैं. तो मैं इसको एक एक करके इसकी सारी चीजें जो हमने लिखी हैं वो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी, पर आज की क्लास में हम सिर्फ इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को ही एक्सप्लेन करेंगे. सो नेक्स्ट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सबसे पहले हम देखते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है. इट इज द इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर के अंदर सबसे मेन जो वर्क हैंडल करने वाला जो एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं सीपीयू, दैट कैरीज आउट द एक्चुअल प्रोसेसिंग एंड इज यूजुअली रेफर्ड टू एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. हमें जूनियर क्लासेस में ये बता दिया जाता है कि सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर और यही सारी की सारी वर्किंग को हैंडल करता है और कॉमनली इसको प्रोसेसर भी बोला जाता है. अगर हमारे पास सीपीयू नहीं होगा तो कंप्यूटर के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो पाएगा. सो सीपीयू इज दैट इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज सीपीयू इज गिवन इंस्ट्रक्शन एंड डेटा थ्रू प्रोग्राम्स. जो भी प्रोग्राम्स आप लिखते हो किसी भी लैंग्वेज के अंदर उस प्रोग्राम के अंदर आप इंस्ट्रक्शन देते हो, सीपीयू उस इंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड करता है.
CPU then fetches the program and data from the memory and perform arithmetic and logical operation as per the given instruction and store the result back to the memory. इसका मतलब ये है कि CPU का मेन काम होता है कि जो भी आपने डेटा लिखा है या फिर जो भी आपने इनपुट डिवाइस की हेल्प से इंस्ट्रक्शन उसको पास की है, CPU उसको परफॉर्म करेगा, उसके ऊपर लगने वाले सारे ऑपरेशंस को वो परफॉर्म करेगा। परफॉर्म करने के बाद वो आपको डिस्प्ले भी करवाएगा आपकी डिजायर्ड आउटपुट, और फिर उस आउटपुट को मेमोरी में जाके स्टोर भी करेगा। Next is while processing, the CPU stores the data as well as instruction in its local memory called registers. जब तक आपने अपने डेटा को परमानेंट स्टोर नहीं करवाया है, जब तक आपने सेव कमांड देके फाइल क्रिएट नहीं की है, तो टेम्परेरीली जो डेटा CPU स्टोर करता है वो कहाँ स्टोर करता है? रजिस्टर के अंदर। CPU के अंदर इनबिल्ट ऐसी जगह होती है, छोटे छोटे ऐसे नोटबुक्स होती हैं जिसके अंदर डेटा टेम्परेरीली स्टोर हो सकता है, जिनको हम रजिस्टर्स बोलते हैं। रजिस्टर्स आर पार्ट ऑफ द CPU चिप। सीपीयू के अंदर छोटी छोटी चिप्स लगी होती है, उनका पार्ट होते हैं रजिस्टर्स, एंड दे आर लिमिटेड इन साइज, और उनका साइज लिमिटेड होता है, बहुत ज्यादा मेमोरी नहीं होती है उसके अंदर, लिमिटेड साइज के रजिस्टर्स होते हैं, और उनका नंबर भी लिमिटेड होता है, बहुत सारे रजिस्टर्स नहीं होते हैं, कुछ रजिस्टर्स होते हैं हमारे पास। नेक्स्ट इज डिफरेंट रजिस्टर्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा, इंस्ट्रक्शंस और इंटरमीडिएट रिजल्ट। इट मीन्स जितने भी रजिस्टर्स होते हैं, हर रजिस्टर को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। एक रजिस्टर डेटा स्टोर करता है, एक रजिस्टर इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है, एक रजिस्टर जो भी रिजल्ट आपने प्रोड्यूस करवाया है सीपीयू से वो उसको स्टोर करता है। तो हर एक रजिस्टर की अपनी खुद की एक स्टोरेज क्वालिटी होती है, उसी के अकॉर्डिंगली वो वर्क करता है। Next is other than register, the CPU has two main components, arithmetic logic unit एंड कंट्रोल यूनिट। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि सीपीयू को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पर इसके जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है? एक एएलयू और एक सीयू। ये दो यूनिट इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना सीपीयू इनकम्प्लीट है। Next is ALU perform all the arithmetic and logical operation and that need to be done as per the instruction in the program. प्रोग्राम में जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे भी कैलकुलेशन हम परफॉर्म करवाना चाहते हैं, जैसा भी कंपैरिजन आप करवाना चाहते हो, सीपीयू के अंदर एएलयू ही उसको परफॉर्म करता है, उसको सॉल्व करता है। उसके बाद लिखा है सीयू कंट्रोल सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, interprets the instructions and guides the data flow through the computer's memory, ALU and input और output device। देखिए, आपको पता है कि जो हमारे पास सीपीयू है, वो सीपीयू के अंदर बहुत सारे यूनिट होते हैं, मेमोरी होती है, उसके अंदर कंट्रोल यूनिट होता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। अब सीपीयू को काम कैसे करना है? वो सबसे पहले इनपुट डिवाइस का डेटा अपने पास रिसीव करेगा, कौन सा डेटा रिसीव करेगा, कौन सा डेटा डिस्प्ले करवाएगा, कौन सा डेटा कैलकुलेट करेगा, तो इस सारी की सारी सीक्वेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट रिस्पॉन्सिबल है पूरा ट्रैफिक को कंट्रोल करने में। जो इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करवानी है, कंट्रोल यूनिट उसको एएलयू के पास भेजता है परफॉर्म कराने के लिए, फिर उसे वापस रिसीव करके आउटपुट डिवाइस के पास भेजता है, मेमोरी के पास भेजता है। सारे की सारी वर्किंग को कंट्रोल करने के लिए सीपीयू के अंदर सीयू रिस्पॉन्सिबल होता है, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल द ट्रैफिक ऑफ द सीपीयू। नेक्स्ट इज सीपीयू इज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज माइक्रो प्रोसेसर। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि सीपीयू को प्रोसेसर या फिर माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज इनपुट डिवाइस। सो व्हाट डू यू मीन बाय इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस ऐसे डिवाइस होते हैं जो कंट्रोल सिग्नल को रिसीव करते हैं। जो भी यूजर डेटा एंटर करता है, उस डेटा के सिग्नल को इनपुट डिवाइस अपने पास रिसीव करता है। इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन, ये सारे के सारे इनपुट डिवाइस होते हैं। ये सारे के सारे इनपुट डिवाइस आपको डेटा को एंटर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनपुट डिवाइस की हेल्प से आप डेटा इंसर्ट करते हो कंप्यूटर के अंदर। तो यहाँ पे लिखा है द डिवाइसेस थ्रू विच कंट्रोल सिग्नल्स आर सेंड टू कंप्यूटर आर टर्म्ड एज इनपुट डिवाइस। जिस डिवाइस की मदद से आप सिग्नल्स को कंप्यूटर के अंदर भेजते हो, उनको इनपुट डिवाइस कहते हैं। These devices convert the input data into the digital form। जो भी डेटा आप इंसर्ट करते हो वो कंप्यूटर को समझ में नहीं आता, कंप्यूटर को सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ में आती है, 1010 लैंग्वेज समझ में आती है। तो इनपुट डिवाइस का जो डेटा है वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है ताकि कंप्यूटर सिस्टम उसको अंडरस्टैंड कर पाए। इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन एक्सेट्रा। इसके अलावा और बहुत सारे इनपुट डिवाइस होते हैं, मैंने कुछ ही एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी है। नेक्स्ट इज डेटा एंटर थ्रू इनपुट डिवाइस इज टेम्परेरीली स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी। जो भी डेटा आप
इनपुट डिवाइस से एंटर करते हो, अभी तक आपने उसको सेव नहीं करवाया, जस्ट एंटर ही किया है, तो वो टेम्परेरीली मेन मेमोरी में स्टोर होता है, जिसको हम रैम भी बोलते हैं। For permanent storage and the future use, the data as well as instructions are stored permanently in the additional storage locations called secondary memory. जैसे ही आप सेव कमांड दे देते हो और सेव कमांड के बाद आपका डेटा सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जाके स्टोर हो जाता है, जैसे कि हार्ड डिस्क। कंप्यूटर के अंदर जो हार्ड डिस्क होती है वो सेकेंडरी स्टोरेज करती है, उसमें डेटा परमानेंट स्टोर होता है, जिसको आप बाद में खोल के भी देख सकते हो। जैसे आप कोई फाइल सेव करते हो, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, उस ड्राइव में आप किसी फाइल को जब सेव करते हो तो आप सेव करने के बाद नेक्स्ट डे जब अपनी फाइल को ओपन कर पाते हो, वो सेकेंडरी मेमोरी के कारण ही ओपन कर पाते हो, क्योंकि वो परमानेंट स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट इज आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या करता है? दिस द डिवाइस दैट रिसीव्स द डेटा फ्रॉम कंप्यूटर सिस्टम फॉर डिस्प्ले, फिजिकल प्रोडक्शन एक्सेट्रा इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस मतलब जो कैलकुलेशन हो चुकी है कंप्यूटर सिस्टम ने, सीपीयू ने जो कैलकुलेशन परफॉर्म करी, वो आपको अब डिस्प्ले कैसे करवाएगा? आउटपुट डिवाइस की हेल्प से आपको डिस्प्ले करवाएगा। जो भी इंफॉर्मेशन आउटपुट डिवाइस को रिसीव होती है वो डिजिटल इंफॉर्मेशन होती है, बाइनरी फॉर्म में होती है, उसको ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल के अंदर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जाता है ताकि वो हमें समझ में आ सके। ठीक है, और आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? मॉनिटर, प्रोजेक्टर, हेडफोन, स्पीकर्स, प्रिंटर्स, इसके अलावा और बहुत सारे आउटपुट डिवाइस होते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ कुछ ही एग्जांपल्स आपके सामने लिखी है। नेक्स्ट इज आउटपुट डिवाइस और क्या करते हैं? अ प्रिंटर इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिवाइस टू गेट आउटपुट इन द फिजिकल फॉर्म। मतलब सबसे ज्यादा आउटपुट डिवाइस की अगर बच्चों को एग्जाम्पल दी जाएगी तो उनको ये बोला जाता है कि प्रिंटर में अगर आपने कोई वैल्यू, अगर आपने कोई फाइल में कुछ डेटा इंसर्ट किया है और आप उसको हार्ड कॉपी लेना चाहते हो, तो प्रिंटर से जो चीज़ हमें मिल रही है दैट इज आउटपुट। तो उसकी एग्जाम्पल जो होती है वो बेस्ट होती है, पर फिर भी मॉनिटर से भी हम अपनी स्क्रीन पे डेटा को देख सकते हैं, तो ये भी हमें आउटपुट ही दे रहा है। स्पीकर से हम गाना सुन सकते हैं, वो भी हमें आउटपुट ही दे रहा है। ठीक है, तो ये सारे आउटपुट डिवाइस ही होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ कॉमनली यूज प्रिंटर्स आर। प्रिंटर का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आ जाता है प्रिंटर का, तो प्रिंटर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि प्रिंटर करता क्या है और मोस्ट कॉमनली यूज प्रिंटर्स कौन कौन से हैं, जैसे कि इंकजेट है, लेजर जेट है और डॉट मैट्रिक्स है। और आजकल के जो प्रिंटर्स हैं वो 3D प्रिंटर्स हैं, जिसके अंदर हमें 3D इफेक्ट नजर आता है। और 3D इफेक्ट के प्रिंटर जो होते हैं वो मॉडल्स की प्रिंट आउट निकालने के लिए यूज होते हैं। मॉडल्स जो हम डिजाइन करते हैं कंप्यूटर में विद एनी एप्लीकेशन, और अगर आपको उस मॉडल का प्रिंट आउट निकालना है तो आप 3D प्रिंटर की हेल्प से उसे निकाल सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही काफी है। इसके जो बाकी के टॉपिक हैं वो हम पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे। कंप्यूटर सिस्टम के चैप्टर के सारे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको कोई और टॉपिक या कोई और चीज आपको समझनी है, किसी और टॉपिक के बारे में आप पढ़ना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।